Hello everyone and welcome to this new video. In the previous video we had discussed about the epicenter and the focus of the earthquake and causes about the earthquake. In this new video we are going to discuss about the waves which are created after earthquake जब आता है तो कुछ वेव्स क्रिएट होते हैं और ये तीन तरीक़ों के वेव्स होते हैं. देखिए, when the tension is released at the focus the release energy travel in all direction. जो रिलीज एनर्जी होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. दिस एनर्जी कम्स टुवर्ड द अर्थ सरफेस और यही एनर्जी वेव के रूप में अर्थ के सरफेस के तरफ भी ट्रैवल करती है. दिस सिस्मिक वेव्स कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सरफेस वेव. ये तीन तरीकों से सरफेस तक पहुँचती है. एक प्राइमरी वेव है, दूसरी है सेकेंडरी वेव और तीसरी सरफेस वेव. तो थोड़ा इनको डिटेल में देखते हैं. प्राइमरी वेव्स क्या है, which is denoted by the P waves also. These are the first ones to reach the surface of the earth after the energy is emitted in the earth interior. जहाँ कहीं भी जहाँ पर भी फोकस है, जहाँ भी अर्थक्वेक का फोकस है, जब एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वेव्स में, और ये जो वेव्स है फर्स्टली जो वेव्स अर्थ के सरफेस पे पहुँचते हैं उसको प्राइमरी वेव्स कहते हैं. दे ट्रैवल एट अ वेरी फास्ट स्पीड फ्रॉम द फोकस ऑफ द अर्थ. बहुत फास्ट स्पीड से, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये अर्थक्वेक की तरफ पहुँचती है. फोकस अर्थक्वेक इन द रेडियल डायरेक्शन, सभी तरफ पहुँचती है, सब्जेक्टेड टू पी वेव. दिस इज नोन एज पी वेव्स और द प्राइमरी वेव. पार्टिकल इन द रॉक्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स एंड टू एंड फ्रो. देखिए, जब ये वेव्स फोकस से सरफेस की तरफ मूव करते हैं उस समय इस वेव्स के बीच में, डायरेक्शन के बीच में अगर रॉक पार्टिकल आते हैं तो वो टू एंड फ्रो वेव में ट्रैवल करते हैं, मतलब शेक होते हैं. जैसे आपने देखा होगा वॉल जो होती है, हैंगिंग वॉल हमारी, उसके ऊपर जो वॉच होती है उसमें जो पेंडुलम होता है जिस तरीके से टू एंड फ्रो में चलता है, उसी तरीके से पी वेव के बीच में अगर रॉक्स के पार्टिकल अगर आ जाते हैं तो वो भी उसी तरीके से क्या होते हैं, टू एंड फ्रो मूव होते हैं. इन द वेव्स एंड टू एंड फ्रो, द वेव मूव टू एंड फ्रो, देयरफॉर दिस वेव आर आल्सो कॉल्ड अ फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव. और इस वजह से क्या होता है, इसी वेव्स को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड वेव भी कहते हैं. इसीलिए तो जब अर्थक्वेक आता है तो आपने देखा होगा कि सरफेस के ऊपर की जो बिल्डिंग्स है या जो कुछ भी है अर्थ के ऊपर, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड शेक होता है. उसके बाद दिस वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू ऑल द थ्री स्टेट, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस. जब ये वेव फोकस से निकलती है तो अगर बीच में सॉलिड चीज़ है, रॉक्स है, उसको भी पार करके वेव आगे जा सकती है, लिक्विड से भी पार करके आगे जा सकती है, और गैसियस फॉर्मेट में अगर कुछ मटेरियल बीच में है तो उसको भी वो पार करके आगे ट्रैवल करते हैं. बट एक चीज़ है इसमें, बट वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द लिक्विड मीडियम द डायरेक्शन गेट चेंज. तो जब अगर बीच में अगर जहाँ से फोकस से वेव्स निकलती है और बीच में अगर लिक्विड सोर्सेस है तो उस लिक्विड सोर्सेस को जब ये पार करते हैं तो खुद की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वेव दैट द बिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस मूव बैक एंड फोर्थ. और इसी वजह से बैक एंड फोर्थ हिलते हैं. जो बिल्डिंग्स हमारे अर्थ के ऊपर होती हैं, अर्थक्वेक आने के बाद वो बैक फोर्थ, नीचे ऊपर, मतलब आगे पीछे वो मूव होते हैं. दिस इज़ नोन एज अ प्राइमरी वेव. अब देखना है सेकेंडरी वेव. सेकेंडरी वेव मतलब एस वेव्स. दिस वेव्स विच रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर द प्राइमरी वेव. प्राइमरी वेव पहुंचने के कुछ देर बाद सेकेंडरी वेव्स अर्थ के सरफेस पे पहुंचती हैं. Therefore, this is known as secondary wave. This wave also scatter in all direction from the focus. जिस तरीके से प्राइमरी वेव्स हर एक दिशा में फैलती है उसी तरीके से सेकेंडरी वेव्स भी हर एक दिशा में, फोकस के हर दिशा में वो ट्रैवल करते फ्रॉम द अर्थ के. देयर वेलोसिटी, मतलब उसकी जो स्पीड है, इज़ लेज़र दैन द पी वेव. मैंने आपको पहले ही बताया कि पी वेव की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उससे सेकेंडरी वेव की स्पीड थोड़ी कम है. The particle lying the way of these waves move up and down in the direction of the energy transfer. और इस वेव्स के बीच में जो भी पार्टिकल्स आएंगे वो नीचे ऊपर, अप एंड डाउन शेक होते हैं. These waves can travel only through the solid medium. और ये वेव प्राइमरी वेव की तरह तीनों फॉर्मेट में से नहीं जा सकती, मतलब तीनों स्टेट से ट्रैवल नहीं करती है. ये सिर्फ सॉलिड वेव में, सॉलिड मटेरियल को ही पार कर सकती है. उसके बाद अगर ये
sorry, these waves travel only through solid medium. They get absorbed as they enter the liquid. अगर बीच में मैग्मा आ जाता है तो वहाँ पर ये डिजॉल्व हो जाती है, मतलब मैग्मा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. द बिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस मूव अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दिस वेव्स. जो अर्थ सरफेस के ऊपर जो बिल्डिंग्स होती है प्राइमरी वेव के बाद जब सेकेंडरी वेव वहाँ पहुँचती है तो ये बिल्डिंग नीचे ऊपर अप एंड डाउन शेक होती है. तो आप सोच सकते हो कि अगर बिल्डिंग को नीचे से अप एंड डाउन अगर ट्रिमोर्स मिल रहे, झटके मिल रहे, तो कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, कितनी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाएंगी. दीज आर मोर डिस्ट्रक्टिव दैन द पी वेव्स. पी वेव से भी ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है सेकेंडरी वेव. देन द थर्ड टाइप ऑफ वेव इज सरफेस और एल वेव्स. दिस वेव्स आर जनरेटेड आफ्टर द मेन पी एंड एस वेव. ये दोनों वेव्स आने के बाद, मतलब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स आकर जाने के बाद से एल वेव्स आती है. दे ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ द सरकम्फ्रेंस. मतलब अर्थ का जो सरकम्फ्रेंस है, जहाँ पर आप देखिए 2.12 में आपको दिख रहा होगा कि अर्थ का जो ऊपर ही जो हिस्सा है अर्थ सरफेस, इसकी जो बाउंड्री है ग्रीन कलर से जो दिखाई है, सभी दिशा में ये सरफेस वेव्स फैलती है. उस वजह से क्या होता है, दे आर हाईली डिस्ट्रक्टिव. तो आप सोच सकते हो कि पूरी दिशा में ये फैलने की वजह से जितनी दिशा में ये इसके ट्रिमोर्स पहुँचेंगे उस एरियाज़ में ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होगा. अब देखते हैं सिस्मोग्राम. थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट एक मशीन है जो इंटेंसिटी को मेजर करती है अर्थक्वेक के. थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट अ ग्राफ शोविंग मोमेंट ऑफ सिस्मिक वेव कैन बी जनरेटेड आफ्टर स्टडिंग दिस ग्राफ. आप इस मशीन के ऊपर एक ग्राफ क्रिएट होता है जिससे आपको पता चलता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा थी, उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज़ नोन. हमें पता चलता है कि ये कितने रिक्टर स्केल का झटका था, कितने रिक्टर स्केल का इसका मैग्नीट्यूड था. एग्जाम्पल 12 फिगर 2.11 देखिए, आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा. देखिए, दिस इंस्ट्रूमेंट ग्राफ शोइंग मोमेंट ऑफ द सिस्मिक वेव can be generated after studying this graph. The magnitude of the earthquake is known. Now with the help of modern technology, advanced seismograph have been designed with the help even microseismic wave can also be measured. देखिए, जो पुराने सिस्मोग्राम्स थे, मतलब पुरानी जो मशीन्स थी अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने की, उससे अभी कहीं ज़्यादा एडवांस मशीन्स तैयार हो चुकी है. मतलब पुराने जो मशीन्स थे उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रमाण में अगर बड़े इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आता है तभी उसको वो मेजर कर पाते थे. मगर अभी जो मशीन्स है, इस मशीन से अगर हल्का सा भी अगर कुछ वेव्स में मतलब महसूस होती है तो उसको भी मेजर करने की ये काबिलियत रखती है आज के जो सिस्मोग्राम से जो मशीन्स है. देखिए, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है, आप इसको देखिए. एज शोन इन द 2.14, make the student stand holding the end of the rope. Ask one student to give a jerk to the rope by pulling it up and down with the hands. Observe what happens and note the movement of the rope. देखिए, दो स्टूडेंट्स खड़े हैं या दो लड़के आप देख सकते हैं एक साइड खड़े हैं. उन दोनों ने भी अपने हाथ में एक रोप को पकड़ रखा है. आप रोप सीधी है, मतलब ये आप इसको अर्थ का सरफेस समझ सकते हो. अगर उन दोनों में से किसी एक स्टूडेंट्स ने अगर किसी को थोड़ा जर्क दिया, मतलब एक थोड़ा झटका भी अगर देते, तो देखिए वो रोप किस तरीके से फोल्ड हो चुकी है. तो ऐसा ही कुछ होता है जब अर्थक्वेक आता है. जब अर्थक्वेक आता है नीचे से उसको एक जर्क मिलता है उस वेव्स से, और वेव्स की वजह से ऊपरी जो हिस्सा है अर्थ का वो इस तरीके से पूरा शेक हो जाता है. अगर आप इस रस्सी के ऊपर कुछ बैठ कर है या कुछ आपने रखा होगा कोई चीज़ और इतना ज़बरदस्त झटका अगर उसको देते हैं हम लोग, उस जर्किंग देते हैं, तो आप सोच सकते हो कि इस रोप के ऊपर कुछ बचेगा, सब नीचे गिर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा. सेम थिंग हैपन इन द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक में भी ऐसा कुछ होता है. उसके बाद देखिए, सेकेंड एक एक्टिविटी है, स्प्लिट रंगोली ऑन द लास्ट प्लेट. Flick on the lower side of the plate slightly with the finger. Observe what happen. एक प्लेट है, उसमें आपने रंगोली बनाई है. जब तक आप उसको हिला बिल्कुल टच भी नहीं कर रहे हो या उसको कोई भी मोमेंट नहीं है, तब तक रंगोली को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप उसको धीरे से नीचे से स्लाइड करते हो तो देखिए उस रंगोली के मतलब पूरी रंगोली बिखर जाएगी. वो एक दूसरे से जितने भी कलर्स है एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, मतलब वो अपनी जगह से पूरी डिवास्टेड हो जाएगी. तो ऐसा ही अर्थक्वेक में होता है. अर्थक्वेक की हमारी जो सरफेस है, जब तक नीचे से अर्थ के इंटीरियर में से इस तरीके के ट्रिमोर्स आते नहीं है, जर्किंग हमको मिलती नहीं, तब तक हम उसको अर्थक्वेक नहीं बोलते. और अगर ऐसा कुछ आता है तो सरफेस के ऊपर की बिल्डिंग्स रहने दो या जो कुछ भी सरफेस पे सब का सब बिखर जाएगा, पत्तों के जैसे बिखर जाएगा.
जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। देखिए, अर्थक्वेक, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब इफेक्ट तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अर्थक्वेक मतलब भूकंप। भूकंप की इफेक्ट तो कभी भी अच्छे नहीं होगे तो बुरे ही, नुकसानदायक ही होंगे। देखिए, क्रैक और फ्रैक्चर्स डेवलप ऑन द ग्राउंड्स। बहुत जगह पर क्रैक्स गिर जाएंगे जहाँ पर भी अर्थक्वेक का ये फोकस या एपिसेंटर रहेगा। कॉजेस लैंडस्लाइड विद द लीड्स टू द स्लाइडिंग ऑफ द रॉक्स। अगर किसी किसी हिली रीजन्स में अगर अर्थक्वेक आता है तो वहाँ के जो रॉक्स है या वहाँ की ज़मीन लैंडस्लाइड हो से नीचे गिर जाएगी, खिसक जाएगी। समटाइम द ग्राउंड वाटर चेंज इट्स कोर्स। फॉर एग्जांपल वेल में गेट वाटर और मे ड्राई अप। मैंने आपको बताया कि जब पी वेव्स होती है वो जब ट्रैवल करती है तो वो तीनों फॉर्मेट से ट्रैवल कर सकती है, मतलब स्टेट, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस। बट एक अगर वो लिक्विड से गुजरती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बहुत जगह पर जो वेल्स होते हैं, जब हम उसको मतलब डिग करते हैं तो उस वेल में कभी बहुत बार पानी नहीं लगता है। मगर ऐसी जब इंसिडेंट्स आती है तो हो सकता है कि उस वेल में पानी आ जाए, क्योंकि इन जो प्राइमरी वेव्स होते हैं उस वजह से डायरेक्शन चेंज करती है, और जहाँ जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर पानी आ सकता है, या जहाँ पे अच्छा खासा पानी था उसकी डायरेक्शन चेंज होकर वो सारी वेल ड्राई भी हो सकती है। सम एरियाज गेट अपलिफ्टेड वाइल सम में अप सबसाइड। कहीं जगहों पर जो ज़मीन का हिस्सा है वो ऊपर उठकर भी दिख सकता है, या कहीं का हिस्सा खिसक कर नीचे चले जाएगा। सुनामीज आर जनरेटेड इन द ओशियन। अगर देखिए, जिस तरीके से लैंड एरियाज़ में अर्थक्वेक आता है उसी तरीके से समंदर के नीचे, मतलब जो सी बेड से उसके नीचे भी ज़मीन है, उस ज़मीन के नीचे अगर अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद उसके ऊपर पानी है, उस पानी को एक स्पीड मिलती है उस वेव्स की वजह से, और उस स्पीड से वो पानी की जो लहरें है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से किनारों की तरफ आती है, जिसे हम सुनामी कहते हैं। दिस वेव कैन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द कोस्टल एरियाज। 2004 में ये दुनिया ने देखा है कि सुनामी क्या डिवास्टेशन कर सकती है। इन स्नो कवर्ड एरियाज, अगर हिली रीजन से स्नो कवर एरियाज है, एवलांचेस में ऑकर्स। तो एवलांचेस मतलब पूरी जो बर्फ़ होती है वो वहाँ से खिसक कर अपनी जगह से मतलब ढलान की तरह नीचे आती है। दिस इज़ नोन एज एवलांचेस। बिल्डिंग कोलैप्स एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑकर्स। अगर लैंड एरियाज़ में, मतलब रिहायशी एरियाज़ में अगर अर्थक्वेक आता है तो आप सोच सकते हो कि कितना नुकसान हो सकता है। 2015 में नेपाल में आया था, उसके पिक्चर्स हम लोग ने ऑलरेडी लेसन के स्टार्टिंग में देखे, तो सोच सकते हैं कितना नुकसानदायक है। ट्रांसपोर्टेशन रूट्स गेट डिस्टर्प्टेड। बहुत सारे रास्ते उखड़ जाते, उसमें क्रैक्स, दरारें गिर जाती, कम्युनिकेशन सिस्टम भी कोलैप्स हो जाते। दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। तो यहाँ पर ये सारे अर्थक्वेक के इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने अभी आपको वेव्स के बारे में बताया, 3 टाइप के वेव्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव्स, और वो किस तरीके से सरफेस पे पहुँचती है और कितनी एक दूसरे से डिवास्टेड है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अब लास्ट पॉइंट जो बचा है वो वोल्केनोज है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।